ठीक है, क्या बोलो बोलो। सस्पेंशन इज वन काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ये हो सकता है, और ये इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी जब आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वेव मोशन में हम लोग कल क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में वेव मोशन में हम पढ़े थे कि वो वेव मोशन डिफाइन कैसे होता है, वेव पार्टिकल्स क्या होंगे, और वेव मोशन में पार्टिकल का मोशन क्या होगा। इन सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस किए थे। वेव मोशन में पार्टिकल का जो भी मोशन होगा वो ऑसिलेटरी मोशन होगा, और वो कभी भी वेव के मोशन के डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, और मतलब उस डायरेक्शन में वो आगे नहीं बढ़ेगा, या तो उस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा या उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, जो हम लोग पढ़े थे। और कल हम लोग बेसिकली एग्जांपल देखे थे किसका, ट्रांसवर्स ऑसिलेशन का या ट्रांसवर्स वेव मोशन का, जिसमें पार्टिकल अपने वेव के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा था। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव मोशन। अभी लिखिएगा नहीं, देखिए यहां पर सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ वेव मोशन। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव पार्टिकल, यानी वेव पार्टिकल का कैसा मूवमेंट है उसके बेस पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला नंबर पे हम लेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन में क्या होगा, इनिशियल पोजीशन है ये वाई एक्सिस होगा, और इस डायरेक्शन में हम एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो अभी इनिशियल पोजीशन में वेव स्टेट है। अभी क्या हो रहा है, थोड़ी देर के बाद वेव का मोशन, इस तरह से वेव जनरेट हुआ। अब वेव जो जनरेट हुआ है उसमें पार्टिकल पहले कहां था, टी बराबर 0 पर पार्टिकल ये था। मान लीजिए कि ये टी बराबर 0 पे था, सिचुएशन स्ट्रेट लाइन था। मान लीजिए स्ट्रिंग, एक रस्सी, मोटा रस्सी है। तो मान लीजिए सपोज करें कि ये एक मोटा स्ट्रिंग मान लीजिए आप है, तो स्ट्रिंग का नेचुरल लेंथ है ये, कोई दिक्कत नहीं, और ये टी बराबर 0 पर है। उसके बाद क्या हुआ, उसमें डिस्टर्बेंस डेवलप किया गया। तो यहां का जो भी पार्टिकल होगा, इस पार्टिकल को मान लीजिए हम बी नाम देते हैं, यहाँ के पार्टिकल को सी नाम देते हैं, और यहाँ के पार्टिकल को डी, यहाँ के पार्टिकल को ई नाम देते हैं, ये एफ हो गया, यहाँ जी। ठीक है, इतने पार्टिकल्स लेते हैं। तो ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ट्रू एंड फ्रो मोशन करेंगे करेंगे तो ये जो मीन पोजीशन के अबाउट ट्रू एंड फ्रो मोशन करेंगे, इसका एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड होगा, और जो भी मोशन हो रहा है वो वेव का जो मोशन हो रहा है, ये इस वी बोलेंगे, ये हम बोलेंगे स्पीड ऑफ वेव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में वेव का डायरेक्शन है, और जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन ऑफ वेव पार्टिकल, वो किधर हो रहा है, इन वाई एक्सिस। तो सिचुएशन क्या है, वेव का मोशन है एक्स डायरेक्शन में, पार्टिकल, और ये पार्टिकल का मोशन है वाई एक्सिस में 90 डिग्री, इसीलिए इसको ट्रांसवर्स वेव बोल रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट ट्रू एंड फ्रो मोशन करेगा, लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग करेगा, और वेव जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, इसलिए ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो रहा है उसके ऑसिलेशन, इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव बोले। ये इसका एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल है वेव इन अ स्ट्रिंग। इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रिंग की वेव को ही पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग की वेव यानी मैकेनिकल वेव पढ़ेंगे। मैकेनिकल वेव अब जस्ट हम उसके बाद दूसरा पार्ट पे बता रहे हैं। अब दूसरा आ गया सेकंड नंबर, जिसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन।
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन कैसा होगा? जैसे देखिए, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, जैसा वहां पे लिए थे हम लोग। यहां पर क्या हो रहा है, अलग अलग पार्टिकल ले रहे हैं, जैसे वहां लिए थे। ये इनिशियल लेवल पर पार्टिकल का पोजीशन है, सारे इसके बीच में भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन हम लोग उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। बीच में एक इंटरवल पे हम पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसको हम ए कह रहे हैं, इसको बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ऐसा नहीं है कि बीच में पार्टिकल नहीं है, सारी जगह पार्टिकल है। अब ये जो पार्टिकल है ए, तो ए पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहा है। बी पार्टिकल भी होगा, अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये उसका मीन पोजीशन है, उसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। यानी कि बी से इधर जितना जाएगा उतना ही बी से इधर जाएगा। यहाँ सी पार्टिकल है, तो सी पार्टिकल भी अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। डी पार्टिकल है, तो ये भी अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। सिमिलरली सारे पार्टिकल एक दूसरे अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। समझ पाए? तो टू एंड फ्रो में मोशन करेगा, अपने मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये उसके एम्पलीट्यूड, ध्यान से बात को समझिएगा। ये पार्टिकल मान लीजिए हमने पिक किया, तो ये पार्टिकल के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस जो मीडियम है वो मीडियम का टेम्परेचर क्या है और मीडियम पर कितना एनर्जी दिया गया है। मान लीजिए सपोज करें एक रॉड है, मान लीजिए ये थोड़ा देर के लिए सेकंड के लिए मान लीजिए ब्लू कलर से जो लाइन ड्रॉ किया गया है वो एक रॉड है, मेटल रॉड है। तो मेटल रॉड है, तो इसमें अलग अलग पार्टिकल हमने लिया है और इसको शुरुआती टेम्परेचर, इसका इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए टी बराबर, इनिशियल टेम्परेचर टी बराबर मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो उसका ऑसिलेशन थोड़ा हो रहा है। यदि टेम्परेचर हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज करेगा, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और ये पार्टिकल इससे कोलाइड करने लगेगा। और ये एक बहुत बड़ा मतलब कि पार्ट है जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करने में यूज करता है मेटल। मेटल यदि 100 जूल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है तो उसमें 70 जूल जो एनर्जी है, 70%, वो मैकेनिकल वाइब्रेशन से देता है। इसलिए मेटल में क्या होता है, एक पार्ट को आप हीटअप करेंगे तो दूसरा पार्ट भी हीटअप हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें मैकेनिकल वाइब्रेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना दिया गया है। टेम्परेचर कम है, हीट कम दिया गया, तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होगा, और यदि हीट बढ़ा देंगे तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो नाइबर इलेक्ट्रॉन्स या नाइबर एटम से कोलैबोरेशन, उसका कोलिजन ज्यादा होगा, एनर्जी का ट्रांसफर ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव किसका एग्जांपल है, तो साउंड वेव का। तो साउंड वेव है, तो ये क्या है, साउंड वेव के केस में तो ये मीडियम हो गया एयर का, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऑसिलेट करेगा, तो अपने नाइबर वाले इलेक्ट्रॉन को या फिर जो वहां पर डस्ट पार्टिकल है या एयर के पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा तो इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो यहां कंप्रेशन होगा और इधर रेयरफ्रेशन होगा। कंप्रेशन रेयरफ्रेशन, कंप्रेशन रेयरफ्रेशन से एक जगह से दूसरी जगह पर साउंड वेव प्रोपेगेट करेगा। समझ गए? कॉन्ट्रैक्शन मतलब पार्टिकल्स नजदीक आ रहे हैं, रेयरफ्रेशन मतलब पार्टिकल जो नजदीक आए थे वो रिलीज हो रहे हैं। याद है वो फिल्म देखा है आपने, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, देखा है आप लोगों ने? आ? वो कहां से आ गया सर? मेरा नाम जोकर फिल्म देखा है आप लोगों ने? अरे बहुत लेजेंडरी फिल्म है वो। तो उसमें ना ऐसे करता है, गर्दन पे ना ऐसे, यहाँ पर चेस्ट पर ना एक मतलब कि हारमोनियम टाइप का होता है, वो पियानो टाइप का वो रखता है, वो ऐसे ऐसे इसको करता है, बैंजो जिसको बोलते हैं उस टाइप से, और यहाँ मिलाता भी है, तो वो ऐसे फैलता है, बंद होता है। हारमोनियम में तो उतना अच्छा से नजर नहीं आएगा, उसको चेस्ट पर रखता है, वीडियो उसका देखिएगा आप, तो वो पूरा फैल रहा है, ऐसे बंद हो रहा है, तो वही हो गया कॉन्ट्रैक्शन रेयरफ्रेशन। कॉन्ट्रैक्शन, उसे आवाज म्यूजिक होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन रेयरफ्रेक्शन रेगुलर बेसिस पे होता है, इस कारण से म्यूजिक वहां से साउंड निकलता है। हारमोनियम में भी हम लोग करते हैं ये काम, पियानो में भी होता है, पियानो में देखे हैं, चलिए हारमोनियम में होता है, कंप्रेस करते हैं,
फिर वो रिलीज होता है तो कंप्रेशन रिफ्रेक्शन होता है उसमें, वहां से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कहने का मतलब ये कि जब ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा तो ये यहाँ ये इधर आ रहा है और ए का जो पार्टिकल उधर जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसी समय यहाँ रेफ्रेक्शन होगा, फिर इधर कॉन्ट्रैक्शन होगा, रेफ्रेक्शन होगा, और इस तरह से साउंड का प्रोपगेशन होगा। इसलिए साउंड मीडियम भी डिपेंड करता है। मान लीजिए मीडियम नहीं है तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, और जब वो साउंड जो वेव बना वो हमारे ईयर ड्रम से टकराता है और ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और उसको हमारा न्यूरॉन सेंस करके हमें बताता है, हम लोग सुन पाते हैं। समझ गए? तो ये एक जनरल फेनोमेना है। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल। इसमें खासियत क्या है कि जिस डायरेक्शन में वेव मोशन है उसी के डायरेक्शन में ऑसिलेशन है। तो यहां पर एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। 0 डिग्री, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। याद है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस बताए थे आप लोग को? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मतलब जो ज्योमेट्री का सबसे बड़ा लेंथ कवर करता है वो एक्सिस, उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलेंगे, और उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जो भी परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी ट्रांसवर्स एक्सिस। उसी अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, अब आगे आगे आ जाइए, जस्ट छोटा सा ही है उसको भी बता देते हैं। बी, ऑन द basis of medium of wave motion। तो मीडियम कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो उसमें पहला हम लोग लेके चलेंगे मैकेनिकल वेव मोशन। इसके लिए मीडियम चाहिए, मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम इज रिक्वायर्ड। जैसे एग्जांपल क्या होगा इसमें? एग्जांपल में आ गया वेव इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, और साउंड वेव जैसे कह लीजिए, साउंड वेव। और नॉन मैकेनिकल में क्या आ जाएगा? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके लिए मीडियम नहीं भी है तो भी वो प्रोपेगेट करेगा। तो इसका जो दूसरा होगा ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जस्ट जिसको लिख लीजिए, यही कहलाएगा क्या? नॉन मैकेनिकल। वेव, इसको राइट डाउन कीजिए, लिखिए। बेसिकली दो टाइप से ही हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। चलिए आइए, चलिए हेडिंग दीजिए, वेव इन अ स्ट्रिंग। वेव इन अ स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हेडिंग की साइड में लिख लीजिएगा, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है ये। ठीक है, वेव इन अ स्ट्रिंग। सबसे पहले हम लोग ट्रांसवर्स वेव के लिए ही देखेंगे, साउंड वेव इसके बाद देखेंगे हम लोग। चलो हेडिंग दे दिए।
अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम लोग ऐड करने वाले हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर फाइनल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव निकालेंगे फिर। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर, अब सिर्फ ध्यान से देखिए ये सब लोग थोड़ा देर के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, तो रस्सी अभी स्ट्रेट लाइन पाथ पे है, मतलब जस्ट स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। और रस्सी का अपना मास होगा, इस रस्सी का मास टोटल आप मान लीजिए कि कैपिटल एम है, तो ये पूरा रस्सी का टोटल मास कैपिटल एम। छोटे छोटे मास से बना होगा रस्सी, ठीक है, हर एक पार्टिकल का अपना अपना मास होगा उसका। मान लीजिए कि 1000 पार्टिकल्स है, और 1000 पार्टिकल्स जो है उसका मास कितना होगा, एक पार्टिकल का मास कितना होगा, यदि 1000 पार्टिकल्स हैं तो m इज इक्वल टू 10 टू पावर 3, स्मॉल m लिख सकते हैं, तो स्मॉल m बराबर m बाई 10 टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू m इंटू 10 टू पावर -3, ये केजी होगा, ये एक पार्टिकल का मास। ठीक है, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग समझते हैं क्या होगा कि जैसे ये वेव में कन्वर्ट होगा, वेव में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर हर मास का, हर पार्टिकल का अपना पोजीशन है, जो कि यहां से शिफ्ट होकर के ऐसे टर्न किया है। ऑब्वियसली यहां से लेंथ थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वेव बना है तो लेंथ हल्का सा कम होगा स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो भी पार्टिकल हैं वो अभी यहां पर न रह करके ये सारे पार्टिकल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, यहां का पार्टिकल यहां न रहकर अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अभी मान लेते हैं हम कोई भी एक पार्टिकल ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज करें यहां पर एक पार्टिकल लेते हैं, उसको नाम हम बी दे रहे हैं, तो वो बी पार्टिकल जो है, यहां बी पार्टिकल था, अब शिफ्ट होकर के ये बी डैश पहुंच गया। यहां पर कोई पार्टिकल है, ये सी है, तो यहां शिफ्ट होकर के ये सी डैश पहुंच गया। यहां कोई पार्टिकल ये डी है, ये शिफ्ट होकर के डी पहुंच गया, डी डैश। तो पहले इनिशियली पार्टिकल यहां पर था, यहां पर था, यहां पर था, जब वेव जनरेट हुआ तो पार्टिकल शिफ्ट होकर के ऊपर आ गया, कुछ पार्टिकल नीचे आ गया, अपने अपने पोजीशंस के अकॉर्डिंग वो चेंज किए। तो अब हमको ये कहना है कि यदि मान लीजिए सपोज हम बी पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका ऑसिलेशन पता करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं, एक हो गया वीडियोग्राफ और एक हो गया फोटोग्राफ। इसको फिर से हम जिक्र करेंगे, फिलहाल के लिए कर रहे हैं। एक हो गया वीडियोग्राफ, एक हो गया फोटोग्राफ। वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ में क्या डिफरेंस है, वीडियोग्राफी देखे हैं, फोटोग्राफी देखे हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ? दोनों में कैमरा लगता है, दोनों में आदमी लगता है, ऐसा कुछ तो स्टिल नहीं होता। हाँ, वेरी गुड, ठीक। जैसे अब यहां पर ये कैसे रिलेट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं फोटोग्राफ का, फोटोग्राफी की बात करते हैं। अभी अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, फोटोग्राफी की। ठीक है, तो फोटोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफ कहते हैं उसको, फोटोग्राफ को भी हम लोग स्टिल फोटो भी कहते हैं। ठीक है, स्टिल फोटो मतलब रुका हुआ। तो जैसे मान लीजिए कि यहां वेव जनरेट हुआ, ये स्ट्रिंग से ऐसे वेव जनरेट हुआ, और ये जनरेट हुआ, तो उस समय हमने एक फोटो ले लिया। ठीक है, एक फोटो ले लिया, तो वो फोटो अभी आपके सामने दिख रहा है। तो उस फोटो में खासियत क्या दिख रही है कि जैसे जैसे हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, ऑल लेंथ आर मेजर्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, अब यहां से सारे डायमेंशन, सारे लेंथ मेजर होंगे। ठीक है, समझिए फोटोग्राफ लिए, तो बी पॉइंट पे जो पार्टिकल है, यहां से मान लीजिए कि एक्स बी पर है, तो वो शिफ्ट होकर के यहां चला है। ठीक है, अब यहीं से हम मेजर कर रहे हैं एक्स सी वाले को, तो वो शिफ्ट करके यहां आ गया। ये दूरी को y1 कहेंगे, ये दूरी y2 होगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि एक ही टाइम पर मतलब एक फोटोग्राफ में
अलग अलग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा होगा। तो हम जो कहते हैं कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है, अभी फाइन आउट को हटा दीजिए, ठीक है। तो यहां पर एक चीज मुझे ये बताइए, ध्यान समझिएगा, यही चीज इक्वेशन में फॉलो होगा कि यहां पर y इज फंक्शन ऑफ t ओनली, है ना। कोई भी एक पार्टिकल जो t टाइम पे हम चेक कर रहे हैं उसका y है, ठीक है। समय वही है लेकिन पार्टिकल का पोजीशन चेंज करेंगे। तो अभी इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, मान लीजिए टी नॉट है, ठीक है। तो ये y1 पोजीशन जो है, y1 जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया है किस पार्टिकल का आया है, b पार्टिकल का, ठीक है। टी टाइम पर, टी नॉट टाइम मान लीजिए वेव बना और टी नॉट टाइम पे हमने फोटो लिया, तो टी नॉट टाइम पर हर पार्टिकल का अलग अलग पोजीशन है। तो y1 जो ले रहे हैं, y1 बराबर a साइन ओमेगा टी टी नॉट, ठीक है। अगला मान लीजिए हमको y2 का लेने का मन है, तो यहां y2 बराबर a साइन ओमेगा, यहां भी टी नॉट टाइम पे ही तो देख रहे हैं। तो आप एक चीज बताइए अपने कॉमन सेंस से कि लेफ्ट हैंड साइड तो अलग अलग है, y1 y2 से अलग है। आपको देखने से भी लग रहा होगा कि y2 बड़ा है y1 छोटा है, लेकिन राइट हैंड साइड में तो सेम इक्वेशन आ गया। तो क्या y1 बराबर होगा y2 के, कहिए। इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिला कि y1 बराबर y2 है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो y1 इज नॉट इक्वल टू y2। तो यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है। वो गड़बड़ क्या हुआ है अब वीडियोग्राफी से समझ में आएगा, ठीक है। फोटोग्राफी में ये हुआ, अभी वीडियोग्राफी में हम लोग आते हैं। वीडियोग्राफी में कहता है कि आप एक लोकेशन डिसाइड कर लीजिए, ये लोकेशन, ये कैमरा है, मत करो है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, अब कैमरा हम कहां से लाएं, सस्ता टिकाऊ कैमरा है ये, ठीक है। 30 रुपए में कैमरा कहां से आता है, लगता है कि तुमने आज भी दवाई आई, कोई बात नहीं। देखिए यहां पर ध्यान से, अब यहां पर कैमरा लगा दिया, टाइम क्या है, चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। पोजीशन x बराबर एक्स बी ही है, एक्स बी से हटा नहीं है। देख रहे हैं कहां से एक्स बी पर है। अब समय बीता, तो समय बीता तो वेव ऐसे से बन रहा है, वेव ऐसे बन रहा है, तो ये पार्टिकल पिक पकड़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे पिक पकड़ेगा, फिर रिटर्न बैक होगा, फिर ऊपर आएगा। तो ये कैमरा जो है, ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि टाइम बीत रहा है लेकिन वो पार्टिकल नीचे ऊपर ऐसे से हो रहा है, ऐसे से हो रहा दिखेगा उसको। मतलब उस कैमरे के नजर में जो ऑब्जर्वर है वो क्या देखेगा कि जो एक्स बी पार्टिकल है, बी पार्टिकल जो है, जो कि और रेफरेंस पॉइंट से एक्स बी डिस्टेंस पर है, वो अपने पोजीशन पे ही रेसिप्लिकेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है या एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, दिखेगा वो। तो वो तो ये देख रहा है कि पर्टिकुलर पोजीशन पर वाई चेंज हो रहा है ना, टाइम के साथ। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर पार्टिकल का, जो कि पर्टिकुलर पार्टिकल का आपको ऑसिलेशन पर्टिकुलर पोजीशन से ही नजर आएगा, टाइम के चेंज होने से ऑसिलेशन नजर आएगा। और फोटोग्राफ से अलग अलग पार्टिकल का पोजीशन नजर आएगा आपको एक ही टाइम पर। तो एक ही टाइम पर यदि अलग अलग पार्टिकल का पोजीशन देख रहे हैं आप, तो आप इसका मतलब फोटोग्राफ देख रहे हैं। और जैसे यदि एक पर्टिकुलर पोजीशन पर एक पार्टिकल का ऑसिलेशन देख रहे हैं, इसका मतलब है आप वीडियोग्राफी देख रहे हैं। समझ पाए। और ये बताने का पर्पस क्या है मेरा कि यहां पर ये बराबर
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब आ जाइए फोटोग्राफ में। तो फोटोग्राफ में क्या होगा कि एक ही टाइम पर अलग अलग पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि एक और पैरामीटर इसमें इंट्रोड्यूस होगा जो यहां पर मिस कर गया है, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और वो पार्टिकल हो, वो पैरामीटर होगा पार्टिकल का पोजीशन, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, समझिए कैसे। वाई वैरी करता है, वैरी ड्यू टू चेंज इन टाइम। ये किसमें होता है? वीडियोग्राफी में। ऐसा कर सकते हैं, वीडियोग्राफी में होता है। लेकिन वाई चेंज कर रहा है, वाई इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। ये हो रहा है और हम देख रहे हैं। बोलिए, मेरे विचारों से सहमत हैं? इसका मतलब हम कंक्लूड कर रहे हैं बात को, दैट इज वाई इज नॉट फंक्शन ऑफ टी ओनली, y is function of x comma t। y क्या है? पार्टिकल का ऑसिलेशन में जो उसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, जिसको हम लोग x कहते थे एसएचएम में। यहां पर क्या है? y। और वो हर अलग अलग पार्टिकल, क्योंकि अलग अलग पोजीशन पे है वो, इसलिए हर अलग अलग पार्टिकल का x अलग अलग होगा और हर अलग अलग x पर y अलग अलग मिलेगा। फोटोग्राफ पे हम देख सकते हैं, समझ गए? और टाइम के साथ तो चेंज कर ही रहा है भाई, वीडियोग्राफी में हम देख रहे हैं। बोलिए, सहमत हैं? अभी हम लोग कहानी में पूरी तरह से नहीं घुसे हैं, तो इसके बाद घुसेंगे। ठीक है, इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि y इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, मतलब टाइम का तो है ही, लेकिन साथ साथ y फंक्शन ऑफ x एंड t होगा, क्योंकि पोजीशन के चेंज होने से भी y चेंज हो रहा है और टाइम के चेंज होने से भी y चेंज हो रहा है। टाइम के चेंज होने से y चेंज हो रहा है, कैसे पकड़ रहे हैं हम लोग? वीडियोग्राफी से। और टाइम के साथ पार्टिकल का एक ही फिक्स टाइम पर पार्टिकल के अलग पोजीशन का y अलग है, इसका मतलब है कि वो x पे भी डिपेंड कर रहा है। तो x पे डिपेंड किया और y पर, x क्या है, सॉरी x और डिपेंड किया और t पर। t क्या है? टाइम जो बीत रहा है, टाइम जिसमें बीत रहा है, जिसमें पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और वेव प्रोपेगेट कर रहा है, वो जनरल टाइम हो गया। और x क्या है? वो वेव का, वेव इन स्ट्रिंग में अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग पार्टिकल का y डिस्प्लेसमेंट। तो अलग अलग पोजीशन जो हुआ दैट इज x। और हम क्या बोले थे कि एक जो स्ट्रिंग है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है। ऐसे भी इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं, पोजीशंस होते हैं किसी स्ट्रेट लाइन में, हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन में इनफाइनाइट पोजीशंस होंगे और हर पोजीशन पे अलग अलग पार्टिकल पार्टिकल अलग अलग मिलेगा और अलग अलग पार्टिकल का y भी अलग अलग मिलेगा। समझ गए? इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x एंड t। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर कहीं पर भी वो x नहीं है, सिर्फ t है। तो y यहां डिपेंड कर रहा है सिर्फ t पर, यहां भी y सिर्फ डिपेंड कर रहा है t पर। तो इसलिए ये रिलेशन हमें गड़बड़ मिल रहा है, गलत मिल रहा है, क्योंकि यहां पर x इंट्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि x चेंज होने से y चेंज हो रहा है। बात समझ पाए इस बात को? इसको राइट डाउन कीजिए, पॉइंट्स लिखाते हैं। चलिए, अभी थोड़ा समस्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करेंगे। ये टॉपिक आज का टॉपिक का सबसे मेन टॉपिक है, अब पूरे के पूरे वेव मोशन का। अरे सुन लो इधर, देखो इधर। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन।
ये टॉपिक समझ डाला। चलिए अब धीरे धीरे रिदम बन रहा है, मेरी भावनाओं को आप समझ पा रहे हैं अब। चलिए सब लोग लिख लिए, टॉपिक दीजिए, हेडिंग लिखिए। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि 2.5 घंटा कैसे निकल जाता है पता नहीं होता है। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है ना? कल से 3 घंटा कर देते हैं। चलिए चलिए अब ध्यान, सब लोग ध्यान से देखिए, हेडिंग लिख लीजिए सब लोग। अब कुछ नहीं लिखना है, पेन रखिए और ध्यान से देखिए। अगले 15 से 20 मिनट आप लोग कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है और देख लीजिए कैमरा ऑन है कि नहीं, बस। बहुत इंपॉर्टेंट है अभी वो। आज का वीडियो ये वाला सेक्शन तो इतना जरूर आप लोग घर जाके देखिएगा ताकि वो अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है? समझ लीजिए ध्यान से, तो वेव का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ध्यान से, हम लोग अभी जो कर रहे हैं एसएचएम हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी का हम लोग बेनिफिट यहां पर यूज करेंगे। एक ब्लॉक है और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, सेंटर पॉइंट ब्लॉक का ये हो गया, ठीक है? तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ब्लॉक का मास कितना है? m है, यहां लिख देते हैं स्मॉल m। ब्लॉक का मास है और अभी कंप्रेस सिचुएशन में है, तो ये मीन पोजीशन है। समझिए कैसे ड्रॉ हो रहा है डायग्राम। स्ट्रेट लाइन है ऑलमोस्ट, चलिए ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? देखिए ये मीन पोजीशन है, अभी कुछ नहीं ड्रॉ करना, सिर्फ देखना है आप लोग को। ये पार्टिकल का मीन पोजीशन है। ऑब्वियसली मीन पोजीशन नेचुरल पोजीशन से ऊपर होगा कि नीचे होगा इस केस में? नेचुरल लेंथ ज्यादा होगा मीन पोजीशन से या फिर कम होगा? मीन पोजीशन कम होगा। मीन पोजीशन का इस रिजिड पोर्शन से लेंथ कम होगा, नेचुरल लेंथ का ज्यादा होगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड वर्टिकल स्प्रिंग है, ठीक है? इसमें यदि ये ब्लॉक नहीं रहेगा तो स्प्रिंग और एलोंगेट करेगा, ठीक है? तो यहां कहीं नेचुरल लेंथ रहा होगा, उससे हमको मतलब नहीं। अभी ये मीन पोजीशन, इसका मतलब है इस पोजीशन पर ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या है? 0। mg नीचे लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड लग रहा है, दोनों बैलेंस है, ठीक है? तो ये उसका मीन पोजीशन हो गया। इस पोजीशन को हम ओ नाम देंगे, ठीक है? क्लियर? ओ पॉइंट नाम देते हैं इसे। अब क्या कर रहे हैं कि इसी से जुड़ा हुआ हम एक स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है? स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग अपने, सपोज करें कि मीन पोजीशन अपनी नेचुरल लेंथ पोजीशन पर है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आया, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं कि इस ब्लॉक को हम ऊपर खींच रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर खींच रहे हैं। तो ऊपर खींच रहे हैं, मैक्सिमम मान लीजिए हम इस पोजीशन पे खींच रहे हैं इसको, तो ज्यादा नहीं, मान लीजिए कि हम इस पोजीशन पर इसको लेके आए, ब्लॉक इस पोजीशन पे आया, ये पोजीशन, इस पोजीशन को हम नाम P दे सकते हैं, ठीक है? ब्लॉक को शिफ्ट कहां, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके ऊपर शिफ्ट किए, ठीक है? यहां P पोजीशन पे। अब ये P पोजीशन जो है, तो यहां से जब हम इसको रिलीज करेंगे, ये P पोजीशन से जब इसको रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग यहां ब्लॉक को खींचता हुआ यहां लाएगा, यहां रुकेगा तो नहीं, रिटर्न बैक होकर नीचे जाएगा,
सेम इतना ही हाइट, इस हाइट को हम ए मान सकते हैं, ए एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है। तो यहां से फिर मान लीजिए कि इस पोजीशन पर, मान लीजिए इस पोजीशन पे आएगा, तो इस पोजीशन को हम क्यू नाम दे सकते हैं, और ये भी कितना होगा, ये माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस ए हो जाएगा। याद है कुछ? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इधर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि इससे, चूंकि ये ब्लॉक से कौन बंधा हुआ है, स्ट्रिंग, तो ये ब्लॉक जब टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो यहां वेव ऐसे जनरेट होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक ऐसे से करेगा तो ये इसके साथ जो रस्सी जुड़ा हुआ है ऐसे से वेव की तरह क्रिएट करेगा। तो यहां पर मान लेते हैं कोई एक ऐसा पोजीशन है, ये पोजीशन, इस पोजीशन को हम एन पोजीशन मान लेते हैं, और यहां से ये दूरी को हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, ये एन पोजीशन को, ये इंटरमीडिएट पोजीशन बीच का कहीं होगा। तो अब जैसे यहां पर आप ये समझिए कि ब्लॉक यहां पे आया, वेव जो जनरेट हुआ है यहां से, ऐसे वेव जनरेट होकर के वो इधर आया। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा इसको हम ठीक कर देते हैं, ऐसे वेव बना। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट हुआ, और स्ट्रिंग, ये जो हरा कलर से हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं ये बेसिकली है क्या, स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग ही है ना। ठीक है, इस तरह से बना। तो अब जैसे मेरा ये कहना है कि ये स्ट्रिंग ही है, जो कि यहाँ का पार्टिकल ऊपर शिफ्ट हो गया, यहाँ का पार्टिकल नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए, सपोज करें कि यहां हमने t बराबर 0 रखा, मतलब दैट इज हम कह सकते हैं इसको t बराबर 0 पर x बराबर 0, दैट इज वी टेक ब्लॉक, जिसको हम लोग क्या मानते हैं, पार्टिकल इज एट x बराबर 0 एट t बराबर 0। याद कीजिए, पार्टिकल यदि मीन पोजीशन पर है t बराबर 0 पर, तो फाई नॉट कितना होगा, 0 होगा। तो फाई नॉट 0 होगा इस केस में, तो फाई नॉट इज इक्वल टू 0। तो हम इक्वेशन जो लिखेंगे यहां पर y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी लिखेंगे। जस्ट किसका, ये किसका इक्वेशन है, ये ब्लॉक जो, जिसको हम लोग पार्टिकल भी मान रहे हैं या ब्लॉक, उसका y में डिस्प्लेसमेंट है, वो मैक्सिमम उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए हम ड्रॉ भी कर दिए। तो ये y बराबर a साइन ओमेगा टी इक्वेशन किसका है, ये किसी टाइम टी पर ब्लॉक का y पोजीशन, क्योंकि y जो ब्लॉक है वो ऑसिलेट किधर कर रहा है, y एक्सिस में, इसीलिए उसका ऑसिलेशन का इक्वेशन हम ये लिखे हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे। ठीक है, अब आप एक बात को ध्यान समझिए, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, और वो आराम से ऑसिलेट कर रहा है अपने मीन पोजीशन पे, करता जा रहा है, कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं है, तो वो मेंटेन रखेगा उसको। मान लेते हैं कि यहां पर लेट पार्टिकल टेक t1 टाइम टू रीच कहां से कहां, x बराबर 0 से, x बराबर 0 रहेगा, या फिर कह लीजिए रीच पोजीशन O टू n, O से n जाने में जो उसको समय लगा, दैट इज टाइम क्या है। तो यहां लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t1, लिख सकते हैं। ठीक, अब आप इस बात को समझिए कि ये जो यहां पोजीशन होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो यहां पर जो पोजीशन होगा स्ट्रिंग का, अब यहां से मान लीजिए कि ये पोजीशन हम ले लें, तो यहां का जो हमारा रहा होगा पार्टिकल, वो m रहा होगा, और यहां पर पहुंच गया m डैश, यहां का पार्टिकल यहां पहुंचा होगा ना। ठीक है, ऑलमोस्ट आप ये डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, अब आप बात को समझिए, क्या कहना चाहते हैं। पहले ये ब्लॉक जो पार्टिकल है यहां पहुंचा होगा, ठीक है, वेव बनना स्टार्ट हुआ होगा, तो ये वेव बना होगा, ऐसे बनता बनता फिर यहां का पार्टिकल ऊपर शिफ्ट हुआ होगा। क्या ब्लॉक O से N जब गया होगा
तो यहां वाला जो पार्टिकल है स्ट्रिंग का, जो एम पॉइंट है, वो कहां रहा होगा? वो कहां रहा होगा? बोल सकते हैं? बताइए, कोई बता सकता है? बात को समझिए, अब मेरा क्या कहना है। पहले स्ट्रिंग तो स्ट्रेट लाइन पे था। जब ब्लॉक ओ पॉइंट से एन पॉइंट पे गया, जिसमें टाइम t1 लगा उसको, तो उस समय यहां पर जो स्ट्रिंग का पार्टिकल है, जो एम पॉइंट के पार्टिकल है, वो कहां रहा होगा? वहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि वेव को प्रोपगेट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, वेव को प्रोपगेट होने में टाइम लगेगा। जो मान लीजिए वहां डिस्टर्बेंस हुआ है, तो वहां से यहां पहुंचने में, वेव को पहुंचने में टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम लगा है, वो डिसाइड करेगा कि कितने देर के बाद यहां का पार्टिकल ऊपर जाएगा। ठीक है, अब आप समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। मान लीजिए कि वेव को यहां से यहां पहुंचने में किस पोजीशन पे जाना है हमको? x दूरी पर। ठीक है, तो हम ये यहां पर जो लिख रहे हैं उसको ध्यान समझिएगा। लेट t नॉट बी द टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच फ्रॉम O टू M। क्या लिखे हैं? टी नॉट बी द टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच फ्रॉम O टू O से M। दैट इज डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस x। तो हम पढ़े हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, पढ़े हैं ना? तो यदि हम टाइम निकालना चाहेंगे तो टी नॉट बराबर x बाई वी होगा। v हो गया स्पीड ऑफ वेव, और x उस पार्टिकल का पोजीशन, वहां पहुंचने में जो टाइम लगा टी नॉट, दैट इज इक्वल टू x बाई वी लगा। यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा। ठीक है, तो पहले यहां से ओ पॉइंट से एन पॉइंट तक पार्टिकल गया होगा, टाइम t1 लिया होगा। फिर यहां पहुंचने के बाद जो वेव उससे जनरेट हुआ, तब तो यहां का पोजीशन यहां पहुंचा होगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि यहां एम से एम डैश जाने में जो टाइम लगा, दैट इज t1 प्लस टी नॉट। कह सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो टाइम ध्यान से समझिए, टाइम टेकन by the particle, by the wave particle m to reach m dash is total time t is equal to t1 plus t naught होगा। बोलिए, समझ में आया है ये बात? क्योंकि वेव टाइम लेगा, तो टाइम मान लीजिए टी नॉट लगा, तो टी नॉट तो वो टाइम है जो कि वेव का ऑब्वियसली ये मीन पोजीशन से वाई डिस्टेंस ऊपर है। अब उसके बाद यहां का वेव यहां पहुंचेगा, तो टी नॉट टाइम लेगा, लेकिन यहां से यहां जाने में भी तो टाइम लगा। तो ये t1 और प्लस टी नॉट दोनों को ऐड करेंगे तो यहां का पार्टिकल ऊपर शिफ्ट करेगा। समझ गए? उतने टाइम के बाद। तो अब हमको ये पता करना है कि m से m डैश जाने में समय कितना लगा, तो वो टोटल टाइम t हो गया। m से m डैश जाने में टोटल टाइम t, और वो किसके बराबर? t1 प्लस टी नॉट के बराबर। तो यहां पर t, और यदि हम t1 निकालना चाहें तो t1 बराबर क्या हो जाएगा? t माइनस टी नॉट होगा। t माइनस टी नॉट, तो t1 इज इक्वल टू t माइनस v अपॉन x। सॉरी, हाँ x अपॉन v, सॉरी।
तो T1 कौन सा टाइम है? T1 वो टाइम है जिसमें कि पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से y डिस्टेंस पे आ गया, जो कि हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 रखें, इसमें यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अब बात को समझिए, अब बात की थीम को समझना है। देखिए, पहले यहां पर पार्टिकल ऊपर गया, ठीक है, तो वेव, ये स्ट्रिंग ऊपर गया और ऐसे वेव जनरेट किया, तो यहां पर ऊपर जाने में, अच्छा आप हमको एक चीज बताइए कि वेव, यदि मान लीजिए कि आपको ये पता करना है कि एम पार्टिकल जो है, एम पार्टिकल वो डिस्टर्ब कब हुआ, तो एम पार्टिकल डिस्टर्ब कब हुआ? T1 टाइम पर, टी नॉट टाइम पर, या T1 प्लस टी नॉट टाइम पर? मेरा क्वेश्चन ध्यान समझिए, एम पार्टिकल डिस्टर्ब कब हुआ? इस पोजीशन पे पहुंचा वो नहीं पूछ रहे हम। डिस्टर्ब मतलब यहां से उसको डिस्टर्बेंस मिला, मतलब यहां से उठना स्टार्ट किया, अपना पोजीशन चेंज करना कब स्टार्ट करेगा? T1 टाइम पर, या T1 प्लस टी नॉट टाइम पर, या सिर्फ टी नॉट टाइम पर? वो एम पार्टिकल टी नॉट टाइम पे डिस्टर्ब होना शुरू होगा, ठीक है, टी नॉट टाइम पर। हाँ, पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में उसको टी नॉट प्लस T1, समझ गए, उतना टाइम लगेगा। तो आप ये समझ लीजिए अपने समझ से कि यहां से यहां पहुंचने में उसको टाइम T1 प्लस टी नॉट पर लगा, ठीक है, और इसको यहां से डिस्टर्ब होने में टी नॉट टाइम लगा, और यहां से ऊपर पहुंचने में T1 टाइम लगा, ठीक है, डिस्टर्ब हो गया टी नॉट टाइम में, लेकिन पहुंचने में T1 टाइम लगा, इसीलिए तो टोटल टाइम यहां से यहां लगा T1 प्लस टी नॉट। समझ पाए? वेव यहां से जनरेट हुआ, यहां पहुंचने में वो टाइम लगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को हम पुट कर सकते हैं किसमें? 2 में। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे एक चीज बताइए, ऑसिलेट कौन कर रहा है? ऑसिलेशन किसका हो रहा है? पार्टिकल, वो जो ब्लॉक है उसका हो रहा है, और उसके कंसर्न में जितने भी पार्टिकल्स हैं स्ट्रिंग के, वो सब ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन उसके समय के बाद कर रहे हैं, ठीक है, वो बात की बात है, वो बाद में कर रहे हैं। तो हमें तो ऑसिलेशन, हमको तो एक्स का ऑसिलेशन कोई पार्टिकल कर रहा है तो उसका ऑसिलेशन इक्वेशन पता है ये, ठीक है, तो हमको ये ऑसिलेशन, ये पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है और ये पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है, उसमें एक मेजर डिफरेंस क्या है? टाइम तो एक है, ठीक है, कुछ समय के बाद ये भी सेम टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट करेगा जिस टाइम पीरियड के साथ ब्लॉक कर रहा है, तो टाइम पीरियड सेम है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, अंतर यह है कि वो x बराबर 0 पर है और ये x पर है, ठीक है, और ऑसिलेशन में हमको x नहीं पता, ऑसिलेशन जो करता है उसमें हम x नहीं पता करते, हम सिर्फ y पता कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो y पता करते हैं, x नहीं पता, लेकिन x के कारण y चेंज हो रहा है, इसीलिए ये फैक्टर को उठाकर हम वहां डाल देते हैं, ठीक है, तो इस फैक्टर को उठाकर हम जब डालेंगे तो देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, और T1 की जगह पर क्या पुट करेंगे? T माइनस एक्स बाई वी, तो इसको रिलेट करेंगे तो y इज इक्वल टू ए साइन, 2 मिनट रुक जाइए, ओमेगा टी माइनस एक्स एक्स इंटू ओमेगा बाई वी, ठीक है, क्या हुआ, यहां पर ओमेगा टी तो अपना आ गया, यहां x इंटू ओमेगा बाई वी आ गया एक टर्म। अब जैसे मान लीजिए, सपोज करें ये y जनरलाइज इक्वेशन आ गया, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। कैसे जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन आया है, ध्यान से समझिए। आप पता करना चाहते हैं कि ब्लॉक का ऑसिलेशन क्या हो रहा है, तो x कितना पुट करेंगे? 0, तो ये 0 हो गया, तो ओमेगा टी फिर से आ गया। आप पता करना चाहते हैं ये वाला पार्टिकल का, जो कि यहां से कितने सेंटीमीटर पे है, 2 सेंटीमीटर पे, मान लीजिए कि ये पार्टिकल का आप पता करना चाहते हैं कि 2 सेंटीमीटर पे उसका y कहां है, ठीक है, तो t तो वैरी कर रहा है अपने आप, अब x का वैल्यू पुट करेंगे 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर पे जो हमको y मिलेगा वो इस पार्टिकल का ऑसिलेशन बताएगा, ठीक है, अभी कितना पुट किया है आपने x, तो यहां से ये m पार्टिकल का y बता रहा है, समझ पाए?
टी टाइम में एम पार्टिकल कितनी दूरी ट्रेवल किया वो बता रहा है। अब इसी में मान लीजिए ए एक्सट्रीम पॉइंट है, तो यहां पर मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर, सपोज करें ये 2 सेंटीमीटर पे है, तो ये वाला भी 2 सेंटीमीटर पे होगा। तो यहां का पार्टिकल का क्या पोजीशन है, वहां पर हम पुट करेंगे 4 सेंटीमीटर। उसी टाइम पर, टाइम तो सबके लिए सेम होगा, फोटोग्राफ लेते हैं तो फोटोग्राफ में तो एक ही टाइम पे अलग अलग पार्टिकल को देखते हैं ना। तो फोटोग्राफ की ही बात करें, मान लीजिए कि हमने फोटोग्राफ लिया, मतलब टाइम को कांस्टेंट कर दिया, मान लीजिए 4 सेकंड सबके लिए हो गया, तो अलग अलग पोजीशंस में जो पार्टिकल है उसका वाई अलग अलग होगा, और वो एक्स वैरी करेगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म वैरी करेगा, जिस कारण से साइन वैरी करेगा और वाई चेंज कर जाएगा। समझ पाए कुछ? ठीक है, नहीं समझ में आया? हाँ, क्या नीचे वाला, ये वाला, इसमें कहां पर ये समझ में आया? हाँ, तो इस समझ में आया, तो इसको तो एलोबरेट किए हैं, ओमेगा को एक्स से एक्स अलग रख दिए, ओमेगा और वी को ऐसे अरेंज कर दिए। जैसे ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा एक्स बाई वी लिखेंगे ना, एक्स को थोड़ा साइड लिख दिए हैं, ओमेगा बाई वी लिख दिए। ठीक है, नहीं समझ में आया? सबके दुखी है सब? समझ में आया नहीं आया? चलिए, तो एक चीज हम करके बताते हैं आप लोग को, हंसीएगा नहीं, ठीक है? हंसीएगा नहीं ना? देखिए, ये जो है हमारा x बराबर 0 है, ये है m, x बराबर 0 और m। देखिए, इसी से करते हैं, इसको x बराबर 0 मान लेते हैं, इसको हम मानते हैं m। देखिए, तो टाइम जो लगा, तो यहां टाइम लगा कितना, t नॉट, और यहां का पार्ट, यहां का ब्लॉक उठा होगा, वो टाइम अलग लिया होगा, और फिर वहां से वेव चला होगा, वो टाइम t नॉट है, और यहां से ब्लॉक उठा होगा, वो टाइम t1 है। तो टोटल टाइम कितना हुआ देखिए, इसको उठा तो अभी भी ये अनडिस्टर्ब है, ऐसे आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। समझ पाए? करते रहिए स्लो मोशन में। देखिए, स्लो मोशन में कर लेते हैं ना, बस अब ऐसे से करना बाकी है। चलिए, राइट आउट कीजिए, बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, मतलब गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, हाँ तब बढ़ाओ। चलिए, राइट डाउन कीजिए।